हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ा, वो था मैटर, और मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम लोग प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि 11 में आप लोगों को नए तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम उन टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, लेकिन वो टॉपिक जानने से पहले आपको ये कुछ चार्ट है वो आप बना लीजिए, ठीक है ना, जो आपको हमेशा काम देंगे। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स कम से कम आपको 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर, ये हो गया एलिमेंट्स, और ये हो जाएगा इनका मास। मास या मॉलिक्यूलर वेट भी इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गए, इनको भी याद करना है आपको, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपको सभी को पता है हाइड्रोजन होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 5 6 4 5 6 7 8 हो गया। मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट को हटा देता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट आप जान जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर फिर से एलिमेंट आ जाएंगे, इनके मास आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 17 18 19 और 20, कम से कम 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, विथ मास। ये हो गया एलिमेंट और ये हो जाएगा मास। देखिए, मास में सबका नहीं लिखूंगा, ठीक है। जिसकी जरूरत ज्यादा होगी मैं उसका लिखूंगा। जैसे हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, ठीक है ना। बोरान का 11 होता है, ठीक है। कार्बन लेकर चलते हैं, कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो देखिए, कार्बन का हो जाएगा आपका 12, नाइट्रोजन का आता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है ना। ये जगह खाली छोड़ दिया, क्योंकि बोला ना कि सबका मास लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं अब आगे जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को कवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 9 पर कौन आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 9 पे आता है आपका फ्लोरीन, नियॉन, फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो क्लोरीन का भी मास कोई उसका विशेष तो है नहीं, ठीक है। सोडियम का देखिए आता है 23 आता है, मैग्नीशियम का 24 आता है, एल्यूमिनियम का 27 आता है, सिलिकॉन का कितना होता है, सल्फर का आता है, सिलिकॉन का तो नहीं पूछता है, सल्फर का ज्यादा आता है 33, ठीक है। क्लोरीन का देखिए फिक्स होता है 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 14 होता है, ठीक है ना। तो ये मास इधर दिया है और ये एलिमेंट दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसे जरूर नोट कर लें। एलिमेंट नेम आपको याद होना चाहिए, ये किस नंबर पे आते हैं, ये दरअसल एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। और ये उनके मास होता है जो कि फिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप सभी ने, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ओके। तो अब प्यारे बच्चों देखिएगा, ये तो हो गए एलिमेंट्स की जानकारी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, जो कि हम लोग का शुरुआत होगा केमिस्ट्री में। अब यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल।
नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल को हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्लास 9 में भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है वेट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वेट आपने ले लीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, एटम है, और वेट के बाद क्या ले लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है। अब नंबर ऑफ मोल से फायदा क्या होता है ये जानिए। नंबर ऑफ मोल अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ मोल, एक नंबर ऑफ मोल में, एक मोल में कितने आइटम होते हैं ये याद कर लीजिए, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है ना। इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एवोगाड्रो नंबर होता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो आप ये बता दोगे कि कितने आपके आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यानी अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देना 6.022 into 10 to the power 23 से। तो ये भी एक फार्मूला है हो गया एक तरीके का, इसे भी नोट कर लीजिए। हालांकि आपका नंबर ऑफ मोल का ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और ये एक फार्मूला है, तो ये फार्मूले को जरूर नोट कर रहे हैं, इस फार्मूले के इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कर लिया नोट? चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक को शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल की हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 9th में इसका थोड़ा डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, 11 में थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए प्यारे बच्चों, जो पहले के केमिस्ट लोग थे वो, उन लोगों का ये था कि एक मटेरियल को या एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करना है, तो वो चेंज होते तो थे, लेकिन केमिस्ट को ये पता लगाना था कि ये जनरली किस लॉ को फॉलो करते हैं। कोई ना कोई एक नियम तो होगा ना जिसके अनुसार ये वर्क करते होंगे। दुनिया में कोई भी चीज चल रही है तो एक ना कोई रूल है, ठीक है ना। उस रूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन हो रहा है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो कैसे बना रहा है, ठीक है ना। तो उसको समझाने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लगभग 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। फिर सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और आपका लास्ट जो लॉ है वो है गैल्सेस लॉ ऑफ वॉल्यूम। लॉ ऑफ वॉल्यूम है, उसको हम गैल्सेक लॉ भी बोलते हैं। तो गैल्सेक लॉ, गैल्सेक लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, ये 5 लॉ को केमिस्टों ने सजेस्ट किया
और बताया कि जो दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है जानते हो? रिएक्शन आप 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना? तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो इन 5 लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ठीक है ना? तो इन पांचों लॉ को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहला आज के दिन तो हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की डिफिनीशन और इसके कुछ एक एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है ना? हालांकि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है? और सारे लॉ को बारी बारी हम लोग स्टडी करेंगे, ओके? तो इसे नोट डाउन कर लें। कर लिया नोट? चलिए, तो सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। चलिए इसको मिटाते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ठीक है ना? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस है उसका वेट या मास, रिएक्शन के बाद का वेट या मास दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। वो एनर्जी जो मास होता है नॉट क्रिएटेड होता है और ना डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यही कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट, the mass of reactant and the mass of product and the mass of product, the mass of product remain unchanged, remain unchanged, ठीक है? रिएक्टेंट का जो मास होता है और जो मास का जो प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो मास होता है वो बदलता नहीं है। या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास और एनर्जी कह सकते हैं, द मास और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, can neither be created nor destroyed, nor destroyed, ठीक है? तो मास या एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है, ठीक है? नोट कर लिया? ओके, तो इसे मिटाते हैं। इसके छोटा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी लेंगे, जो कि जिसके लिए मैंने नंबर ऑफ मोल को भी आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं जैसे कि हमारा वाटर में लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो पानी बनता है। सबसे पहला काम क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के साथ पहले तो इन दोनों का बैलेंस कर लो। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 टू द 4 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर भी 2 करते हैं, ठीक है ना? अब चेक करना हमें कि क्या ये रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास बराबर है। चलिए चेक कर लेते हैं, देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? रिएक्टेंट का देखिए, हाइड्रोजन का होता है कितना है? 1, 2 टू जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी यहाँ लिखेंगे 4 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 16 2 जा 34, यानी कितना है? 36, ठीक है? और अब लिखेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भी मास चेंज कर लो, मतलब चेक कर लो, यही आएगा। इसमें देखिए 2 to 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो वही होगा 4 into 1, 2 into 16 हो जाएगा 4 plus 32, यानी कितना है?
36। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका लॉ ऑफ ये मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मास पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा एनर्जी में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये कहीं कहीं लागू नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में ये फॉलो करता है। इसे नोट कर लिया, ओके। प्यारे बच्चों, अब इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देता हूं, अगर आए तो करिएगा होमवर्क में। होमवर्क में दे रहा हूं रिएक्शन, अभी आप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 1.5 ग्राम एथेन ऑन द कंबस्टन इट गिव 4.4 ग्राम CO2 एंड 2.7 ग्राम H2O। लिख देते हैं ऑन द कंबस्टन ऑफ एथेन इट गिव 1.5 ग्राम, इसका वजन दिया पहले 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम एथेन इट गिव 4.4 ग्राम CO2 and 2.7 gram H2O. Then prove that this reaction follows law of mass conservation. This reaction follows law of mass conservation. कह रहा है कि 1.5 ग्राम एथेन है, हम उसको कंबस्टन मतलब उसको जला रहे हैं, तो 4.4 ग्राम CO2, 2.7 ग्राम H2O मिल जाता है। तो प्रूव करिए ये रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इसका रिएक्शन लिख देता हूं C2H6 होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, ये होता है एथेन। कंबस्टन मतलब जलाना, अब जलाने के लिए क्या चाहता है, ऑक्सीजन, यानी इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर साइन बना देते हैं गर्म का। तो ये क्या दे रहा है, 4.4 ग्राम CO2, यानी CO2 दे रहा है और H2O दे रहा है। ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में भी मैं लिख देता हूं, यहां पर 2 लगाना है, यहां पर 7, ठीक है, और यहां पर 4 और 6, 4 और 6। मैं रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख दिया, यानी आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है आपको प्रूव करना है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में अगर कोई रिएक्शन है तो आपको करना क्या होगा, आपको इधर का वेट निकालना होगा, इधर का वेट निकालना होगा, रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट निकाल के आप देखेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो कहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है, बराबर नहीं आ रहा तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए आपको एथेन का वेट दे दिया है, CO2 और H2O का वेट दे दिया है, ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया, तो इसका वेट किसी तरह आपको सॉल्व करके निकालना है। अगर आप इसका वेट निकाल लोगे तो इधर का जोड़ के उधर का जोड़ करके बराबर निकाल लेना, बराबर आएगा तो आप कह देंगे कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में रहेगा, इसे आप लगाइएगा, नहीं भी आएगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।